साइंस में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम चैप्टर कर रहे हैं इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। हम इसे एवरीडे साइंस के कॉन्सेप्ट में कर रहे हैं। हमने सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सस्पेंशंस के बारे में पढ़ लिया था। पढ़ इन द सेंस कि हमने इन्हें प्योर और मिक्सचर के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया था। अब हम स्टेप बाय स्टेप इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके विषय में लिखी हुई चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, एक सीक्वेंस में हम इसे अच्छे से किताब से ख़त्म कर देते हैं। सवाल पैदा होता है व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, तो आपने ये किया हुआ है और आपको मैं सिर्फली यहाँ पर रिपीट करूँगा और साथ में बात समझा दूँगा। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जैसे एग्जाम्पल लेमोनेड और सोडा वाटर। तो यहाँ पर सोडा वाटर दो सब्सटेंसेस का बना होगा, या आप कह लीजिए कि तीन सब्सटेंसेस का। एक तो उसमें वाटर होगा, दूसरा हो सकता है कि सॉल्ट हो, तीसरा हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड हो। तीन सब्सटेंसेस हो गए। इसी तरह से लेमोनेड तो नींबू पानी आप सब जानते ही हैं, उसमें पानी है, नींबू का रस है, चीनी है और नमक है, ये सब चीज़ें हैं। सो दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर के बनता है होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, हेट्रोजीनियस भी ऐसे बन सकता है, लेकिन होमोजीनियस हेट्रोजीनियस से अलग है। और हम अभी पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है। ओके, क्लियर? आगे लिखा है कि आपको ये भ्रम हो जाता होगा कि सॉल्यूशन ऑलवेज लिक्विड फॉर्म में होगा। जैसा आपने एक लिक्विड लिया, दैट इज़ वाटर। लिक्विड में लिक्विड मिक्स करिए, लिक्विड में गैस मिक्स करिए, लिक्विड में सॉलिड मिक्स करिए, और ये तीनों ही चीज़ें आपने लेमोनेड में कर दी। लिक्विड में लिक्विड मिक्स किया, लिक्विड वाटर था, और उसमें आपने नींबू का जूस मिक्स किया, तो लिक्विड में लिक्विड में सॉलिड मिक्स कर दिया आपने, और वो क्या किया? दैट इज़ सॉलिड सॉल्ट, सॉलिड शुगर क्रिस्टल्स। और लिक्विड में ही गैस मिक्स कर दिया। बस इतनी सी कहानी है कि अब आप घर पे नींबू पानी नहीं बना रहे हैं, अब आप लिम्का की बोतल खोल रहे हैं, तो उसी में गैस मिक्स कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीनों ही सॉल्यूशन के रूप में अगर बात करें तो सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस ही नहीं होते। लिक्विड है मेजॉरली, हम उसे ही एज ए सोल्यूशन देखते हैं। लिक्विड में लिक्विड मिक्स करिए, लिक्विड में गैस, लिक्विड में सॉलिड मिक्स करिए, चलता है। लेकिन सॉल्यूशन सॉलिड और गैशियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि सॉलिड की बात करें तो एलॉयज़ सॉल्यूशन ही है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझिए। जब आप एलॉय की बात करते हैं तो आप दो मेटल्स को मिला लीजिए, या मेटल और नॉन मेटल को मिला लीजिए, इन्हें मिला करके आप एक एलॉय बना लेते हैं। अब आपको एक बात यहाँ पर समझनी होगी। एक बार जब आपने एलॉय बना लिया तो अब आप फिज़िकल मेथड यूज़ करके उस एलॉय के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं उन्हें वापस से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इसका मतलब एलॉय कंपाउंड हुआ, क्योंकि उस पर फिज़िकल मेथड ऑफ सेपरेशन नहीं वर्क कर रहा है कि नहीं। और हमने ये कंपाउंड के बारे में ही पढ़ा था, और कंपाउंड तो फिर होता है प्योर, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। पर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि एलॉय मिक्सचर हैं, और वो कौन से मिक्सचर हैं? वो सॉल्यूशन में भी किसकी बात हो रही है? सॉलिड फॉर्म में सॉल्यूशन। ओके, क्या है यहाँ पर कहानी कि सिर्फ़ और सिर्फ किसी चीज़ के कंपाउंड होने का कारण इतना ही नहीं है कि वो फिज़िकल मेथड से सेपरेट हुआ कि नहीं हुआ, वो वापस से अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। उसका एक तरीका और भी था, हमने जब पढ़ा था। कंपाउंड्स की एक खासियत होती है कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं या उनके जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स उनसे अलग होती, वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिल करके, इन दो कंपोनेंट्स ने मिल करके H2O मॉलिक्यूल बनाया, दैट इज़ अ कंपाउंड। ये H2O मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स या दोनों कंपोनेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स से अलग था। लेकिन यहाँ पर जब आप एलॉय के केस में बात करेंगे तो एलॉय जिन दो मेटल्स या मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर से बना है, एलॉय उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इसीलिए तो एलॉय को हम देखते हैं कि किन चीज़ों से मिलके बना है, उसकी मजबूती, उसकी कमज़ोरी इन्हीं बातों पर तय होती है ना। तो आप देखते हैं कि कितने परसेंट इसमें क्या डाला गया है। जैसे ब्रास की बात करते हैं तो आप उसमें जिंक और कॉपर मिक्स करते हैं, तो कितने परसेंट जिंक मिक्स हुआ है, कितने परसेंट कॉपर मिक्स हुआ है। और दूसरी कहानी,
कंपाउंड की जब हम बात करते थे तो कंपाउंड यहाँ पर अब एक पार्टिकल हो गया, इट इज़ अ पार्टिकल, और वो फिर सिमिलर ही रहेगा ऑल द टाइम, यानी कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब हम एलॉयज़ की बात करते हैं तो इसमें पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल होता है, जैसा कि हमने मिक्सचर के केसेस में पढ़ा था। ओके, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। तो कुल मिला के कहानी ये आ गई कि एलॉयज़ फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं होते। सिंपली आप इस कारण से उन्हें कंपाउंड नहीं मानेंगे। एलॉय एग्जैक्टली उन्हीं करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो करेक्टरिस्टिक्स उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर की होती हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की होती हैं या कंपोनेंट्स की होती है, जिन कंपोनेंट से वो बने हैं। यानी कि जो एलॉय निकल करके आया यहाँ पर, वो अगर ब्रास है तो वो एग्जैक्टली जिंक और कॉपर की ही कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। लेकिन वहाँ पर जब H2O मॉलिक्यूल बना था एज अ कंपाउंड, वो वाटर था और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। वो तो इनफैक्ट उनसे एंटी कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट कर रहा था। हाइड्रोजन जो कि इतनी ज्वलनशील गैस है, और ऑक्सीजन जो कि आग भड़काने में, जलाने में उपयोग आती है। लेकिन वाटर तो इनके अगेंस्ट जाता है, वो तो बुझाने का काम करता है। आई बात समझ में? सो इसलिए एलॉय को आप यहाँ पर इस मैनर में समझ करके चलिए कि बस आपने उसे बनाया एक मजबूती पाने के लिए, दैट्स ऑल। आपने अकेले कॉपर का यूज़ किया, आपने देखा वो उतना मजबूत नहीं, आपने टिन मिक्स कर लिया, ब्रॉन्ज़ बना लिया, आपने जिंक मिक्स कर लिया, ब्रास बना लिया। अलग अलग चीज़ें बनाते रहिए। ब्रास यानी कि हाँ, हिंदी बोलिए। पीतल, ब्रॉन्ज यानी कि कांसा, और कॉपर बोले तो तांबा। तो तीन चीज़ें आपके सामने, तांबा, कांसा, पीतल। आई बात समझ में? दैट्स ऑल। वो आपने उसकी स्ट्रेंथ पाने के लिए ऐसा किया। बट बार बार वही लाइन रिपीट कर रहा हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंपल यही एक पॉइंट वैलिड है कि अगर कोई भी कंपाउंड, कोई भी दो चीज़ों से मिलकर बनी एक चीज़ अगर फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं हो रही है तो फिर हो गया मतलब कि वो एक कंपाउंड है। लास्ट डे जब हमारी करण से बात हो रही थी वो यही कह रहे थे ना, जब हायर क्लासेस में जाते हैं सर तो कुछ एक्सेप्शन ऐड होने लग जाती हैं। इससे यहाँ पर आप एक एक्सेप्शन ही ले लीजिए। और एक्सेप्शन क्या निकल कर के आई कि सेपरेट तो ये भी नहीं हो रहा, फिर भी ये कंपाउंड नहीं है, क्योंकि अब अगली प्रॉपर्टी लग जाएगी, अपनी कंडीशन लग जाएगी, और ये कि ये एज अ प्रोडक्ट उन्हीं को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उन्हीं की करेक्टरिस्टिक रिफ्लेक्ट कर रहा है जिनसे ये बना है। समझ में आई बात? दैट्स ऑल। आगे बढ़ें तो ये भी सोल्यूशन हो सकता है। और गैशियस एयर अपने आप में एक सोल्यूशन है। देखिए कितनी सारी गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स और मॉइस्चर कंटेंट। एक एयर के पैकेट में क्या नहीं होता बताइए? सब होता है। जो एयर का पैकेट ज़मीन से गर्म होकर के ऊपर की ओर उठता है, वो ऊपर जा कर के उसमें अल्टीमेटली कंडेंसेशन होता है। तो जो वेपर्स हैं दूर दूर जा चुके हैं गर्मी के कारण, वो ऊपर जाते जाते तापमान घटने लग जाता है उस एयर पैकेट का, वही आपस में क्लोज आ जाते हैं और वो लार्जर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, तो वो बादल बन जाते हैं। और ज़्यादा बड़ा साइज़ हो जाता है तो नीचे से ऊपर उठने वाली हवाएं उन्हें हवा में सस्पेंड नहीं रख पाती, तो वही बादल बारिश बन के बरस जाते हैं। बट यही हवा ऊपर जाके भी तो डिस्ट्रीब्यूट होती है, और जब ये आगे गई है तो अब देखो मॉइस्चर लूज़ कर गई, अब तो ये ड्राई विंड है। और जैसे जैसे नीचे आ रही है धरती पर तापमान और बढ़ा हुआ है, तो इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी और बढ़ेगी, क्योंकि ये और ड्राई होता जा रहा है एयर पैकेट। तो ऐसे में ये और ज़्यादा ड्राइनेस करेगा सरफेस पे आकर के, क्योंकि जितना ज़्यादा तापमान बढ़ाएंगे एयर पैकेट की मॉइस्चर धारण करने की कैपेसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए जहाँ पर डिसेंडिंग एयर कॉलम्स होते हैं, द डिसेंडिंग एयर पैकेट्स, वो ड्राइनेस का रिप्रेजेंटेटिव है, वो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी का प्रतीक है। और जहाँ पर एयर पैकेट अपवर्ड ऊपर जा रहे हैं, असेंड, वो क्षेत्र धरती पर वो अनस्टेबिलिटी का प्रतीक है, टर्बुलेंसेस का प्रतीक है। तो देखिए वो एयर पैकेट सोल्यूशन ही है, फिर उसमें से मॉइस्चर एक पॉइंट पे था पर दूसरे पॉइंट पे तो नहीं है। सिंपल सी कहानी। और दूसरी बात, वो एयर पैकेट में जब बरसात हुई तो ये मॉइस्चर्स को आपस में जुड़ने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म्स तो चाहिए। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, द डस्ट पार्टिकल्स। तो जब बारिश की बूंदें बरसती हैं साथ में डस्ट पार्टिकल भी बरस जाते हैं बेचारे। तो आप जब नहाते हैं बरसात में तो सिर में, शरीर में मिट्टी के कण क्यों होते हैं बारीक बारीक? तभी आपको कहा जाता है अंदर जाके आप शावर भी ले लेना,
उससे भी नहा लेना। आई बात समझ में? दैट्स ऑल। आप नोटिस कर लेना, वेड़े में, आंगन में बरसेगा पानी तो साथ में वो भी बरस जाती हैं। कुछ हवा में सस्पेंडेड रहती हैं, मिट्टी के कण, बूंदे उन्हें साथ में बहा करके ले आती। तो आपने एयर पैकेट से वो भी तो डिवाइड करा दिए। तो इस तरह से एयर पैकेट भी एक सोल्यूशन है। एयर तो गैशियस फॉर्म में भी सोल्यूशंस होते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी सोल्यूशंस होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी सोल्यूशन होते हैं। जब लिक्विड फॉर्म में उसमें लिक्विड सॉलिड गैसेस तीनों मिक्स करिए सोल्यूशन बनाने के लिए। जब सॉलिड फॉर्म में भी है तो भी गैसेस, लिक्विड और सॉलिड उसमें मिक्स करिए। जब गैशियस फॉर्म में भी है तो भी लिक्विड, सॉलिड और गैसेस उसमें मिक्स करिए, क्योंकि मल्टीपल गैसेस भी तो मिक्स किए जाती हैं, एक से ज़्यादा गैसेस भी तो मिक्स कर दी जाती हैं। दैट्स ऑल। ये हम करेंगे अभी एटमॉस्फेयर में एयर पैकेट को हम आगे जाकर के एग्जाम्पल लेकर के इस चीज़ को करेंगे। हम नाइट्रोजन, आर्गन इन्हें निकालेंगे और हम ऑक्सीजन को सेपरेट करेंगे इसमें से। तो एयर पैकेट में एक से ज़्यादा गैस में ही गैस जमा तो हो रही है। इट्स वेरी सिंपल, ये कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसे ध्यान में रखना। ओके तो लिखा है कि सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन? इट इज़ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल लेमोनेड और सोडा वाटर। तो वी कैन हैव लिक्विड, सॉलिड और गैशियस सॉल्यूशन, ये तीनों फॉर्म में हो सकते हैं सॉल्यूशन। इन अ सॉल्यूशन देयर इज़ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल्स। ओके तो जो सॉल्यूशन है ये होमोजेनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस नहीं। और होमोजेनियस मिक्सचर की एक खासियत हमने पढ़ी थी, इसमें पार्टिकल लेवल पर होमोजेनिटी होती है। पार्टिकल लेवल पर क्या होती है? होमोजेनिटी होती है। होमोजेनिटी मतलब कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके दैट्स ऑल। सो इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल्स। लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। इसका उदाहरण क्या है कि लेमोनेड एक चम्मच ऊपर से पीजिए, नीचे से छेद करके निकाल के पीजिए। पार्टिकल लेवल पर होमोजेनिटी है, इसलिए उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन है थ्रू आउट, उसका टेस्ट सेम ही आएगा। दैट्स ऑल। क्योंकि हमने जब पिछले लेक्चर में हेट्रोजीनियस किया था मिक्सचर, उसमें क्या ऑब्जर्व हुआ था कि पार्टिकल्स के लेवल पर हेट्रोजिनिटी है। आपने पढ़ा था कि कुछ पार्टिकल्स ऊपर ही कंसंट्रेटेड हैं, कुछ नीचे हैं, और उनमें एक बॉर्डर लाइन बनी हुई है। लेकिन जब हमने होमोजीनियस पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि सारे के सारे पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसलिए जहाँ से भी एक पिंच लेंगे या एक चम्मच लेंगे तो आपको होमोजीनियस अमाउंट में ही, यानी कि एक पर्याप्त मात्रा में, सारे मात्रा में ही वो पिंच या वो बूंद मिलेगी जिसमें उतना ही मीठा, उतना ही नमक, उतना ही पानी और उतनी ही गैस होगी जितनी बाकी सारे में है। ओके क्योंकि पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को ही पार्टिकल लेवल पर होमोजेनिटी कहा गया है। क्लियर हुई कहानी? दैट्स ऑल। ओके सो इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। लिख दी वो बात उन्होंने कि शुगर और साल्ट के पार्टिकल्स सोल्यूशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को समझते हैं। तो 2 कंपोनेंट्स यहाँ पर निकल करके आए, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट एक कंपोनेंट है और सॉल्यूट एक कंपोनेंट है। दोनों क्या होते हैं? जो लार्जर अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कंपैरेटिवली लेसर अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है। पहले तो इतना समझ लीजिए, सॉल्वेंट क्या होता है? ये वो कंपाउंड है, ये वो कंपोनेंट है, द कंपोनेंट दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट। सो सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है पूरे सॉल्यूशन का जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व करा लेता है। मतलब सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर हो गया, जो कि नमक यानी कि सॉल्यूट को, चीनी यानी कि सॉल्यूट को, जो कि नींबू का रस यानी कि सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करा लेता है। पानी यहाँ पर सॉल्वेंट है, वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, बट अल्टीमेटली तो ये एक सॉल्यूशन का ही कंपोनेंट है। जो बन के आया वो लेमोनेड है, और लेमोनेड यहाँ पर क्या है? सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट हैं, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। मल्टीपल सॉल्यूट्स हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पे कितने सॉल्यूट हैं? एक शुगर है, एक सॉल्ट है, एक नींबू रस है, अलग अलग सॉल्यूट्स हैं ना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो मल्टीपल सॉल्यूट हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 कंपोनेंट किसी भी सॉल्यूशन के ये होते हैं, ये क्लियर है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो कंपोनेंट एक सॉल्यूशन का
जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व करा लेता है, और सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट में होता है। सोल्यूट कौन सा कंपोनेंट हुआ फिर? सिंपल सी कहानी, जो पहले कंपोनेंट यानी कि सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व हो जाता है। तो सोल्यूट यहाँ पर क्या है? सोल्यूट इज द कंपोनेंट दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। ओके, दैट्स ऑल। तो जो डिसॉल्व हो रहा है वो देना डस्टर बेटा, जो डिसॉल्व हो रहा है वो सोल्यूट है, जो डिसॉल्व करवा रहा है वो सॉल्वेंट है। जो हो रहा है नेचुरली, जिसमें होगा, जो हो रहा है फिर वो कम ही मात्रा में होगा। आई बात समझ में? दैट्स ऑल। क्लियर हुई कहानी? तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। आगे बढ़ें। अब आपके सामने कुछ चीज़ें मैं किताब से रखता हूँ, मैंने लिखी नहीं, ज़रूरी नहीं थी, दीजिए, क्योंकि किताब में एक सीक्वेंस में दे दी गई हैं तो हम उस टाइम को सेव किया, हम उन्हें सीधे वहाँ से देख सकते हैं। इसको देखिए, कितने तरह के सोल्यूशन बनाए हैं इन्होंने, देखिए। अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये कौन सा सोल्यूशन हुआ? अ सॉलिड इन लिक्विड, अ सॉलिड इन लिक्विड, हम यही बोल रहे थे। अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ अ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। इन दिस सोल्यूशन, सोल्यूट कौन हुआ? शुगर, और सॉल्वेंट कौन हुआ था? वाटर। शुगर इज़ द सोल्यूट एंड वाटर इज़ द सॉल्वेंट। अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। आप चोट वगैरह लगने पर इसको यूज़ करते हैं ना, एल्कोहल तो इवेपोरेट हो जाती है। सो अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल known as tincture of iodine has iodine that is solid as the solute and alcohol that is liquid as the solvent। आयोडीन सॉलिड थी, तो ये अगेन वही एग्जांपल, सॉलिड इन द लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ पे लिक्विड एल्कोहल है और वो सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉलिड आयोडीन है और वो सॉल्यूट है। एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एटसेट्रा आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। गैस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, लिक्विड यहाँ पर वाटर है, या उस वाटर में आप कोई और चीज़ें भी मिला दें, जैसे थोड़ा बहुत कैफ़ीन वगैरह भी मिल जाता है या कोका वगैरह मिल जाता है, तो आप कोका कोला बना लेते हैं, ठीक है। तो एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एटसेट्रा आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज अ सोल्यूट एंड वाटर दैट इज़ लिक्विड एज अ सॉल्वेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सोल्यूट है, और वाटर यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट है। तो देखिए, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, आप हर रोज़ कई सॉल्यूशंस यूज़ कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में। एयर इज़, अब एयर मैंने बताया कई चीज़ों का मिक्सचर, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस एंड गैस। तो मैंने उदाहरण दिया कि हम एयर पैकेट में से नाइट्रोजन निकालेंगे, आर्गॉन निकालेंगे और ऑक्सीजन निकालेंगे, तो गैस इन गैस का मिक्सचर है। एयर इज़ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। इट्स टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ऑक्सीजन 21% आप सब जानते हैं, एंड नाइट्रोजन 78%। द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल। तो जैसे मिल्क की हम अगर बात करें तो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसी तरह से जब हम एयर की बात करते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर है। उसका कारण है गैसेस कितने अमाउंट में है, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, ये अलग बात है। दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसने आपने जो एक इनहेल किया उसमें, वो आपके एक इनहेल में और उन्होंने जो इनहेल किया, दोनों इनहेलेशन में सारी गैसेस सब कुछ बराबर मात्रा में होंगी, बराबर मात्रा में। इसे कहते हैं होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। ये क्या हुई? होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। इनडायरेक्ट, इसका डायरेक्ट मीनिंग दैट इज द इवन डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इवन है, दैट्स ऑल। ओके, तो जैसे आपने एक काम कर लेना है, आपने लिया बहुत ही कम नमक और आपने ली इतनी सूजी, तो यहाँ पे नमक देखिए कम है, सूजी ज़्यादा है। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स किया। ये मैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर समझा रहा हूँ। आपने अच्छे से मिक्स किया, अब उसे किसी भी पॉइंट से मुंह पर टेस्ट लिए, सारे अलग अलग पॉइंट से उठा करके उसका एक एक पिंच टेस्ट करिए, सबको बराबर सा ही नमक महसूस होगा, सबको बराबर सा ही नमकीन लगेगा वो। सीधा मतलब यहाँ पर क्या निकल के आया? मात्रा दोनों कंपोनेंट्स की अलग अलग थी, सूजी बहुत ज़्यादा थी और नमक बहुत कम था, लेकिन कहानी ये हुई
कि सूजी और नमक आपस में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि ऐसा हो सकता है एक नमक का तो उसके पास 5 सूजी के, उधर भी यही होगा, एक नमक और 5 सूजी, एक नमक और 5 सूजी, इस तरह से इट इज़ इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स। इसे कहते हैं कि पार्टिकल लेवल पर होमोजेनिटी है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ सॉल्यूशन दैट इज़ होमोजेनस। तो एयर एक होमोजेनस सोल्यूशन है। ऐसा हो क्लास में हम बैठे हैं, ये जो इन्होंने हवा इनहेल की उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है, मैंने जो इनहेल की उसमें नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन, मैं कुछ और हो जाऊंगा, ये कुछ और हो जाएंगे। समझ में आई बात? नोटिस किया कभी? हाँ, आपके लंग्स में समस्या है, आप पूरा इनहेल अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इनहेल अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है क्लास में बैठे आपका ऑक्सीजन लेवल बिगड़ जाए, बट उसका मेन कारण तो आपकी फिज़िकल इशू है। और कई बार जब हम जाते हैं पहाड़ों पर, कहीं पर हमने पहुँचे तो हम वहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, वो ओवरऑल ही फिर कमी है ना, पूरी हवा में ही वो उतना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ सूंघा तो बेहोश हो रहे हैं, 3 कदम उधर जाके सूंघ रहे हैं तो फिर ठीक हो रहे हैं। इट इज़ होमोजीनियस, बस इतना याद रखो, पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये लाइन समझ में आ गई? पार्टिकल लेवल पर होमोजेनिटी का मीनिंग यही है कि पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस बात को कभी भूलना मत। पार्टिकल्स बराबर मात्रा में है ऐसा नहीं होता, पार्टिकल बराबर मात्रा में मिट्टी ले लो, बराबर मात्रा में पानी ले लो, पर वो तो हेट्रोजीनस है, वो होमोजीनस नहीं है। बात को समझिए आप, आई बात समझ में? वो हेट्रोजीनस है क्योंकि पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ऊपर सारे पानी के पार्टिकल है, नीचे सारे सैंड के, नीचे सारे मिट्टी के, तो क्लियरली बॉर्डर बना हुआ है, डिवाइडिंग लाइन नज़र आ रही है। पार्टिकल्स आर सेपरेटेड, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर हुआ? तो दैट इज मिक्सचर इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। उसमें वो सस्पेंशन है या कोलॉइडल, वो अभी हम पढ़ेंगे, बट ये फैक्ट है कि वो हेट्रोजीनस है। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में, मिट्टी और पानी के केस में, वो सस्पेंशन हेट्रोजीनस है। थोड़ी देर के बाद, बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल, आप उसे थोड़ी देर अनडिस्टर्ब्ड रखिए तो फिर अल्टीमेटली मिट्टी नीचे गिर जाएगी। दैट मीन्स इट इज़ अनस्टेबल इन दैट स्टेट। जिस स्टेट में आपने उसे तैयार किया उस स्टेट में इट वॉज अनस्टेबल, तभी तो वो अभी भी अपनी स्टेबिलिटी अचीव करना चाह रहा है, तभी तो अभी भी सैंड नीचे सेटल हुई, मिट्टी सेटल हुई। लेकिन 3 घंटे, 10 घंटे, 4 दिन नींबू पानी बना के रख लेना, ऐसा होता है बाद में कि कहीं नमक नीचे सेटल हो गया, चीनी नीचे सेटल हो गई, कुछ हो गया। बिकॉज द सॉल्यूशंस दैट इज़ होमोजीनियस, दे आर स्टेबल। उनकी एक प्रॉपर्टी है कि वो स्टेबल हैं, वो अनडिस्टर्ब्ड रखने से कोई स्टेट बदल नहीं रहे अपने आप को कि अब वो और स्टेबल होंगे, दे आर ऑलरेडी स्टेबल। इसलिए तो फिर इस तरह से चीज़ें बन करके पैकेट में, पैकिंग में भी आ रही हैं। समझ में आई बात? ये इसलिए बन करके आ रही है क्योंकि वो चीज़ें स्टेबल हैं। चलें, हाँ, लेकिन हम कुछ औषधियाँ लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं जड़ी बूटियों वाली ख़ास तौर पर, तो डॉक्टर क्या समझाते हैं ऑलवेज, इसे अच्छे से शेक कर लेना। क्या कहते हैं? इसे अच्छे से शेक कर लेना। क्यों कहते हैं? उसमें कुछ ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल्स होते होंगे जो बॉटम पे चले जाते हैं, आपको कहा जाता है अच्छे से शेक कर लेना, ताकि जो 1 चम्मच आप ले रहे हो उसमें सब कुछ पर्याप्त मात्रा में आ जाए, अच्छे से पर्याप्त मात्रा में आ जाए, जो बॉटम में चीज़ें वो पूरी थोड़ी देर के लिए घुल जाएं। तो दवाई लेने से पहले हम शेक कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि जो हमारे चम्मच में सॉल्यूशन आया, वो सॉल्यूशन में जितनी उसमें औषधियाँ डली हैं सारी आ जाए प्रॉपर, दैट्स ऑल। पर एक लिमिट से ज़्यादा अगर करते रहो शेक बैठ के, तो कोई ज़्यादा औषधि नहीं आया नहीं चम्मच में, वो जितना का घुलना है उतना का ही घुलना है, उसके बाद फिर छोड़ दो। तो कई पूरा जोर लगा के करने लग जाते हैं कि ज़्यादा ही ठीक होना है आज, वो भी नहीं हो पाना, जितना फैलाव होना है उतना ही होना है। बात समझ में आई ना? तो ये कहानी है, ये लिखो। तो यहाँ पर ये लिखा है। अब मैं क्या पढ़ रहा था, मैंने एयर वाला समझा दिया यहाँ पर। तो एयर होमोजीनियस मिक्सचर है भाई, गलती मत करना। ये क्वेश्चन मिल्क और एयर वाला पक्का आता है, बच्चे कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि मिल्क को गलती कर जाते हैं, ऑलवेज़ कन्फ्यूज़ करते हैं कि मिल्क होमोजीनियस है, क्योंकि मिल्क रखने पर भी बाद में स्टेबल नहीं होता, वो पहले ही स्टेबल है। तो इस स्टेबल प्रॉपर्टी के कारण हम कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है। फिर वही करण ने जो कल कहा एक्सेप्शंस, वो स्टिल कोलॉइडल है, स्टिल वो कोलॉइडल है। कारण उसका ये है कि उसके पार्टिकल्स इतने को छोटे तो हैं कि वो नीचे बाद में स्टेबल नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो इतने को बड़े तो हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं और टिंडल इफेक्ट बनने की टेंडेंसी होती है। पर सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं बनता। जो अब हम होमोजीनस की बात करते हैं उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं बनता। टिंडल इफेक्ट 2 चीज़ों में बन सकता है, या सस्पेंशन या कोलॉइडल। सस्पेंशन में तो वो बनेगा ही बनेगा, ये तो क्लियर है।
लेकिन कोलॉइडल के केसेस ये हो जाते हैं कि मे और मे नॉट, कई बार बनता भी है, कई बार नहीं भी बनता है, पर बनता तो है, पर होमोजीनियस में नहीं बनेगा। नींबू पानी लेके बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा। कॉपर सल्फेट पानी में घुला करके रख दीजिए ग्लास, नहीं होगा, उसमें नहीं बनेगा। बात समझ में आई? तो एक्सेप्शन साथ में लेके चलनी है। तो हम कई बार मिल्क को होमोजीनियस सोल्यूशन से कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि है वो भी स्टेबल ही, और इधर ये भी नींबू पानी भी स्टेबल है। तो हम कह देते हैं कि ये सर ने प्लेनली समझाया था, जो अनस्टेबल है वो जैसे सस्पेंशन है, और जो स्टेबल है जैसे वो होमोजीनियस है। तो ये कोलॉइडल है, ये मिल्क क्या है, ये भी स्टेबल ही है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं 3 घंटे बाद दूध पीने गया, ठंडा भी हो गया मेरा, तो सारे चिट्टे सफ़ेद सफ़ेद कण बॉटम पे लगे हुए थे, ऊपर पानी पानी था पूरे ग्लास में, ऐसा तो नहीं होता। इट्स नॉट लाइक दैट। आप 2 घंटे बाद पतीले में दूध पड़ा ही रहता सारा दिन फ्रिज में,